प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हालत यह है कि कई तैयारे ग्राउंड करने पड़ गए हैं। PIA के कई तैयारों के पुर्जे जो हैं, जो तैयारा साज कंपनियां हैं, वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनकी जो अदायगियां हैं वो नहीं हो पा रही। कई एयरपोर्ट पर तो जो PIA के जहाज़ों को फ्यूल नहीं दिया जा रहा। इस वक्त सूरत हाल क्या है? और PIA जो है वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट कर गई है। और जो आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं, जो कर्जा जात या वाजिबात ज़िम्मे हैं PIA के, वो क्या है, ज़रा उस पर एक नज़र डाल लें ताकि हम इस पर बात कर सकें कि इस बहरान से अब निकलेंगे कैसे। तो देखिए, 31 दिसंबर 2022 तक PIA के कर्जे और जो दीगर वाजिबात हैं वो 743 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं। PIA के मौजूदा कर्जों और वाजिबात की मालियत उसके असासों की मालियत से 5 गुना बढ़ चुकी है। PIA के 743 अरब के वाजिबात और कर्जा जात में से बैंकों के कर्जों की मालियत 383 रुपए है, जबकि PSO, FBR और दीगर इदारों के वाजिबात की रकम जो है वो 360 अरब रुपए है। हुकूमत कर्जों पर सूद अदा करने के लिए हर बरस PIA को 23 अरब रुपए दे रही है। अगर PIA के मामले में कोई एक्शन न लिया गया तो साल 2030 तक इसके वाजिबात की रकम 1980 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। आइंदा 7 बरस में PIA के सालाना वाजिबात और कर्जों की मालियत 259 अरब रुपए सालाना होने का खदशा है। जुलाई 2023 में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया था कि रवां साल के अख्ताम पर PIA के मजबूरी नुकसानात की मालियत 800 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगी। इस ब्रीफिंग में यह भी इंकशाफ किया गया था कि अगर PIA मुनाफा कमाना शुरू कर दे तो भी इन भारी वाजिबात और कर्जों की अदायगी के लिए इसे 100 बरस लग जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे में PIA के इस मसले का हल क्या है। तो इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इरशाद गनी साहब मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग PIA। इरशाद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि PIA इस हाल को पहुंची कैसे? तो PIA इस हाल में आहिस्ता आहिस्ता पहुंची है। डिटीरियोरेशन एक दिन में नहीं होती, इसमें वक्त लगता है और काफ़ी वक्त से ये शुरू था, काफ़ी वक्त पहले से, और अब इस हद तक पहुँच गई है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इरशाद साहब, इसमें बज़ाहिर ये कहा जाता है कि मैस मैनेजमेंट और फिर PIA में स्टाफ की बहुतात, और कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया है। क्या आप ये एक वजह देखते हैं PIA के साल को पहुंचने की? यकीनन जब आप नंबर्स को देखते हैं तो यही लगता है कि पर एयरक्राफ्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि किसी ज़माने में हमारे पास 48 एयरक्राफ्ट होते थे, आज 24 रह गए हैं, उनमें से भी सिर्फ 16 ऑपरेशनल हैं। तो उसी स्टाफ को जब आप 48 के बजाय 24 पर डिवाइड करते हैं तो पर एयरक्राफ्ट वो तादाद डबल हो जाती है। बड़ी वजह ये है। नंबर 2, हम बहुत सारे काम इन हाउस करते हैं जो दूसरी एयरलाइंस नहीं। आज अगर हम एयरपोर्ट सर्विसेज 6 के ऊपर के लोगों को रखें जो कि सुपरवाइज करें हैंडलिंग एजेंट को, तो हमारे 3-4 हज़ार आदमी कम हो जाते हैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट में। हमारी फ़्लाइट्स 10 जाती थी हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, उसके लिए हमारे पास PIA के सिर्फ 4 स्टाफ थे, लेकिन उन्हीं 10 फ्लाइट्स के लिए मुल्तान में जहाँ के छोटे जहाज़ जाते हैं कम से कम 40 स्टाफ होगा, 40 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम वहाँ पे कार्गो हैंडलिंग भी करते हैं, पैसेंजर हैंडलिंग भी करते हैं, और बहुत कुछ मसाइल है वहाँ पे जिसको हम खुद हैंडल करते हैं। तो इस वजह से हमारे लोग ज़्यादा हैं। इसके अलावा फ़्लाइट किचन है, फ़्लाइट किचन में कोई 1500 लोग काम करते हैं। दुनिया में फ़्लाइट किचन एयरलाइन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन यहाँ वो एयरलाइन स्टाफ गिना जाता है। इसके अलावा मेडिकल, क्योंकि यूरोप में मेडिकल जो मुल्क हैं वो मुहैया करते हैं या आउटसोर्स किया जाता है, हमने खुद अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, और उसका सारा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, वो भी PIA का स्टाफ है। दफ्तरों में फूल सजाने के लिए हॉर्टिकल्चर, अच्छा, सिक्योरिटी, ये सब भी PIA में गिने जाते हैं। IT डिपार्टमेंट, स्टोर्स, प्रिंटिंग प्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया बाहर से करवाती है लेकिन हम खुद करते हैं। इस वजह से उस स्टाफ को जब हम गिनते हैं PIA में, और गिनना चाहिए क्योंकि वो PIA के पेरोल पे हैं, तो हमें पर एयरक्राफ्ट लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो पूरा स्टाफ है, मैंने आज ही चेक किया है, इनकी सैलरीज रेवेन्यू का सिर्फ 6% है, जबकि यूरोप में जो यूरोपियन एयरलाइंस हैं उनका रेवेन्यू अप टू 35% ऑफ रेवेन्यू उनका सैलरीज में जाता है।
तो ये जो इश्यूज हैं कि जी हम स्टाफ ज़रूर ज़्यादा है लेकिन हम उनको पे कुछ नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो 6% कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा है शाह साहब 6% जाता है तो फिर ये जो आपको अरबों रुपए हर साल चाहिए, अभी भी 23 अरब रुपए का डिमांड पीआईए कर रही है, ये एक्सपेंस किस चीज़ पर बुनियादी तौर पर खर्च हो रहा है? बेसिकली जो हमें लॉसेस एक्यूमुलेट हुए हैं और जो लोन्स लिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक तो वो बहुत हैवी है। नंबर 2, हम compete कर रहे हैं गल्फ की एयरलाइंस के साथ जो कराची से या पाकिस्तान से, लाहौर इस्लामाबाद से पैसेंजर्स को जो उठाते हैं वो बहुत सस्ता टिकट बेचते हैं और हमें उनसे compete करने के लिए सस्ता टिकट बेचना पड़ता है। उसकी वजह से हमारी अर्निंग्स ड्रॉप हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पड़ोस में एक खातून रहती हैं, वो अबू धाबी से कराची आई। कराची में उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास बच्चे छोड़े, यहाँ से वो कनाडा गई, एमिरेट्स से वापस कराची आई और अपने बच्चों को लेके अबू धाबी चली गई। क्यों? कि ये टिकट जो कराची से उनको अमेरिका का या कनाडा का मिलता है वो उससे बहुत सस्ता है जो वही एयरलाइन अपने बेस से दुबई से या अबू धाबी से कनाडा के लिए देती है। तो वो पाकिस्तान का चक्कर मुफ्त में लगा गई, फिर भी पैसे बचे। तो पाकिस्तान में प्राइसेस जो है वो बहुत डाउन है, यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को वो डंप करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप अभी अब बात कर रहे थे मुलाजिमीन की, स्टाफ की, तो अब ये जो कुछ साल पहले जो पीआईए के जो हमारे जो मिनिस्टर थे हवाबाजी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, चौधरी सरवर साहब ने, कि यहाँ पर डिग्रियाँ जाली हैं। उसके बाद फिर अमेरिका में और यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन हमारा बंद हुआ। लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उस फ्लाइट ऑपरेशन जो कि अभी भी बंद है, उसके बावजूद वहां पर नई भर्तियां की गई हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर और नया स्टाफ भर्ती किया गया है। ये क्यों कर किया गया है इरशाद गंज साहब? नहीं करना चाहिए था। एयरपोर्ट पे स्टाफ वहाँ भी हमारा बहुत कम होता है क्योंकि हैंडलिंग एजेंट्स जो हैं वो हमारी फ़्लाइट्स को हैंडल करते हैं। लेकिन जहाँ हमारी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही वहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, चाहे 3 हो 4 आदमी हो, उनकी भी ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन उससे ज़्यादा स्टाफ हमारा सेल्स ऑफिस में होता है, जहाँ पे हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, जहाँ पे हमारा पैसेंजर सेल्स मैनेजर है, कार्गो मैनेजर है, इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर है, HR का भी कोई ना कोई स्टाफ है। तो वो जो एक झमघटा लगा हुआ है बगैर किसी काम के, वो भी अभी नई अपॉइंटमेंट्स हुई है। लोकल नहीं, पाकिस्तान से उनको पोस्ट किया जाता है, लोकल भी होते हैं, पाकिस्तान से भी पोस्ट किए जाते हैं। तो वो सिलसिला मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि ख़त्म होना चाहिए, उसकी बचत करें। हम यहाँ से रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के कहीं से भी, और डेली उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। 8 घंटे आप अपना स्काइप ऑन रखें, 8 घंटे कोई और कम्युनिकेशन का तरीका रखें और उनसे बात करते रहें। अगर एजेंट से बात करनी है तो वो भी यहीं से बात हो सकती है, वो लंदन में बैठ के कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, कराची से भी वही अंग्रेज़ी बोली जा सकती है। हाँ, सही है। तो इरशाद साहब, अब ये जो यूरोप का 3 साल का से एक बैन चल रहा है, 3-4 साल से, ये बैन क्यों नहीं हटाया जा सका? क्या पीआईए इस पर क्यों नाकाम रही है इस बैन को ख़त्म कराने में? देखिए, जो बैन लगा था उसका आखिरी नुक्ता तो वो था जो आपने कहा, हवाबाजी के मिनिस्टर ने एक हवाबाजी की थी, जो एक ऐसी खबर छोड़ दी जिसकी वजह से हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री बैठ गई। लेकिन ये उससे पहले से चला आ रहा था, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस थी EU की जो सेफ्टी एजेंसी है, EASA जो है, उनकी, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की, कि हमारे जहाज़ जो जाते हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि इसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाता है। हमारी मेंटेनेंस बेहतर होनी चाहिए थी जी, वो हमारी मेंटेनेंस वीक थी और वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो वो कहते हैं जी कि आप भी काम अच्छा नहीं कर रहे और आपकी सिविल एविएशन की सेफ्टी ओवरसाइट भी नहीं है, उनकी सर्वेलेंस होनी चाहिए। तो ये फेलियर PIA का भी था, ये फेलियर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का भी था। उस वजह से ये बैन लगा। वो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि कुछ रावा भी, कुछ उंज भी रावा औखियाँ सी, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो रावा तो औखियाँ थी क्योंकि वो हम अंडर ऑब्जर्वेशन थे, मरने का शौक गुलाम सरवर साहब ने पूरा कर दिया। 3 साल गुजर गए, आपने कहा कि अब तक क्यों नहीं हो सका? ये है कि 3 साल में हाँ,
जी जी जी, कहिए कहिए। जी, मैं कहूँ 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है। करेक्टिव एक्शन प्लान उन्होंने हमें दिया, हाँ और वो एक्शन प्लान 6 महीने में 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था अगर एफिशिएंटली काम किया जाता। कोऑर्डिनेशन होती CAA और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में और दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस में। ये पाबंदी सिर्फ PIA पे नहीं है, पाकिस्तानी एयरलाइन कोई भी नहीं ऑपरेट कर सकती यूरोप में जी, क्योंकि हमारी कमजोरियां और हमारी कमजोरियां CAA नहीं पकड़ सकी, इस वजह से यह पाबंदी है। तो पाकिस्तान सिविल एविएशन को भी इम्प्रूव करना है, हमने भी इम्प्रूव करना है। ये 3 साल बहुत ज़्यादती है, अभी भी पता नहीं कब क्लियरेंस मिले। जुलाई में लगी थी, अब जुलाई को 3 साल हो गए हैं, जुलाई 20 को, और 3 साल से अब ऊपर जा रहा है। हो सकता है 3.5 साल लग जाए। ये काम 3 महीने 6 महीने का था अगर इसको सीरियसली लिया जाता। मैनेजमेंट को चाहिए था कि 3 डायरेक्टर्स जो कंसर्न हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, पैसेंजर सर्विसेज और सेफ्टी, हमारा डायरेक्टरेट नहीं है वो, लेकिन एक बड़ा हैवी सेटअप है सेफ्टी का, इनकी कमेटी बनती, कोई करता इस मीटिंग को, इनकी कमेटी को, और वो एक्शन लेते। अगर आप लोअर लेवल पे चीजें छोड़ देंगे तो 3 साल क्या 13 साल में भी काम नहीं होगा। सही है, बिल्कुल सही है सर। ये PIA के पास और भी ऑप्शंस हो सकते थे, जैसे एयरलाइंस जो हैं वो अलायंस भी करती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ। PIA ने इस ऑप्शन पर गौर क्यों नहीं किया? PIA सोलो फ्लाइट की आदी थी। हम अंधों में काने राजे थे। हम समझते थे कि हमने दोषी एयरलाइंस को सिखाया, हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है। तो वो जो हाथ मिला के साथ चलने की बात होती है, उससे हम बहुत घबराते थे या शर्माते थे। जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें एक क्लॉज होती है कोड शेयर की। दूसरे मुल्क हमें ऑफर करते थे कि इस क्लॉज को शामिल कर लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीमेंट हो गया, क्लॉज शामिल कर ली जाए ताकि गुंजाइश रहे। हमारे यहाँ ये टेंडेंसी थी कि उसको टालते थे कि नहीं जी, इसको अगली मीटिंग में इसका फैसला करेंगे। कोड शेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी अलायंस। इट इज़ एन अलायंस, लेकिन ये छोटे लेवल पे है। तो सबसे पहला कोड शेयर मैंने किया PIA में रहते हुए टर्किश एयरलाइंस के साथ। उसके साथ हमने 3 कोड शेयर और किए। उसमें से मेजर हमारा जो था टर्किश, और फिर जो थाईलैंड की एयरलाइन है उनके साथ। फिर हमने चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ किया, और एक यूक्रेन की एयरलाइंस के साथ किया। एक एंड पे थाईलैंड की एयरलाइन, दूसरे एंड पे टर्किश एयरलाइन। ये दोनों स्टार अलायंस के मेंबर थे। अगर हमारा इनके साथ अलायंस कामयाब रहता और हम इसको आगे बढ़ाते, जो कि PK-TK का एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा फ़्लाइटें करें और टर्की को हम PIA अपना बेस बनाएं और वहाँ से आगे जाएं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज शायद हम स्टार अलायंस के मेंबर होते। ये विज़न था कि पहले इनके साथ हाथ मिलाएं और इनके साथ मिलके जब इनके स्टैंडर्ड हम पूरे उतरेंगे तो आगे स्टार अलायंस भी हमें लेने की कोशिश करेगा। एक गैप था बिटवीन टर्की एंड थाईलैंड, स्टार अलायंस वाज मिसिंग। इनके 2 एयरलाइंस के थ्रू तो थे, लेकिन बीच में हम जो डोमेस्टिक पे दे सकते थे या कुछ और कनेक्शन दे सकते थे वो उनके पास नहीं थे। लेकिन हमारे PK-TK का एग्रीमेंट भी एसोसिएशंस और यूनियंस ने ना समझते हुए उसकी मुखालफत की, एयरलाइन को खड़ा कर दिया, वो स्कीम ड्रॉप करनी पड़ी और आज हम भुगत रहे हैं। सही है इरशाद साहब, आप तो इस वक्त हालात ये हैं कि जो कर्जा है वो हो गया है 743 अरब, और हम बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें 23 अरब रुपया फौरी दें, हमें अपना कर्जों का सूद अदा करना है। उसके बाद भी हालात बेहतर नहीं होंगे, और उसके बाद भी चीज़ें ऐसा नहीं है, और फिर अगर ये कर्जा बढ़ता जाता है तो अगले 7-8 साल में तो ये 2000 अरब का कर्जा हो जाएगा। सवाल ये है कि अब हल क्या बचा है हमारे पास? देखिए जी, अगर इसी तरह चलता रहे तो हर साल कर्जा बढ़ता रहेगा, और जिस तरह स्टील मिल का हाल था उसी तरह होगा। बेहतर ये है कि मैं एक्सट्रीम बात करने लगा हूँ, दुनिया में एयरलाइंस बैंकरप्सी डिक्लेयर करती हैं, उसके बाद दोबारा उठती हैं। हम बैंकरप्सी में तो ना जाएं। गवर्नमेंट का प्लान है कि हमारे सारी लायबिलिटीज़ एक कंपनी बना के उस पर दे दी जाए, PIA को ज़ीरो लायबिलिटी के साथ ऑपरेट किया जाए, और फिर इसको मौका मिले कि ना इसने कोई कर्जा देना है ना कुछ और इसके ऊपर बोझ है, और ये अपनी एफिशिएंसी अपनी प्लान से
प्रॉफिटेबल होके दिखाए। अगर वो नहीं हो पाती तो फिर प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सही है। ये प्राइवेटाइजेशन की जब भी बात होती है, हालांकि प्राइवेटाइजेशन शायद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये हाल बचा है, ये प्राइवेटाइजेशन पर ये जो स्टाफ की बहुतात है, ये सारे लोग फिर आ जाते हैं एहतजाज करने के लिए और ये समझते हैं कि ऑपरेशन बंद कर देंगे और चलने नहीं देंगे, और उसके लिए सियासी जमातें भी खड़ी हो जाती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उन सियासी जमातों ने उनको सियासी बुनियादों पर भर्ती किया हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है। इसको कैसे डील करेंगे अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सियासी मसला बन जाता है और उसी वजह से काम नहीं हो पाते। इसका हैंडल करने का तरीका मैंने सजेस्ट किया था। आज अगर हम प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू भी करें तो बाय द टाइम कोई बायर आता है और उसको हैंड ओवर होती है मैनेजमेंट, हमें साल लग जाएगा। क्यों ना हम इस एक साल में ये जितने हमारे सियासी लीडर हैं विद इन दी एयरलाइन, बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, उनको इनवाइट करें कि जी आप बैठ जाएं, एक टीम बना देते हैं मुश्तरका मैनेजमेंट की और आपकी, आप बताएं क्या करना है, आप इसको प्रॉफिटेबल कर लें, लायबिलिटीज़ हमने ले ली, आप इसको प्रॉफिटेबल कर लें। लेकिन अगर आप इस एक साल में नहीं कर सकते तो एक साल के बाद हम प्राइवेटाइज करेंगे, और आप अभी एग्री करें कि अगर प्रॉफिटेबल नहीं होती तो प्राइवेटाइज करने पे आपको कोई इतराज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ यूनियंस की साइकी। मैं खुद PIA के ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मुझे पता है वो किस तरह सोचते हैं। जब PK-TK एग्रीमेंट हो रहा था तो मैंने उनको फेस किया और मैं उनका टारगेट बना, हालांकि मैं कभी उनका साथी रहा था, क्योंकि वो लीडर जब बन जाता है आदमी तो वो कुछ सुनना नहीं चाहता, और जब सियासी पार्टियां पीछे हों तो वो और शेयर हो जाता है। तो इसका तरीका यही है कि उनको इन्वॉल्व करके जी, या तो वो कामयाब हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। कामयाब हो जाए तो क्या चाहिए और PIA प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर वो फेल होते हैं तो अपना सा मुंह लेके रह जाएंगे, वो फिर आपको रेजिस्टेंस नहीं देंगे। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया इरशाद गनी साहब, हम प्रोग्राम में शक्ल इरशाद गनी साहब की बातें सुनकर, और हमारे सामने जो डेटा पड़ा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पड़े हैं, अरबों रुपए के वाजिबात पड़े हैं, और अपने तैयारों में फ्यूल डलवाने तक के पैसे PIA के पास नहीं बचे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर तो यही लगता है कि PIA की निजकारी के सिवा और इसकी प्राइवेटाइजेशन के सिवा कोई हल नहीं बचा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं और उस पर मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। PIA की हालत इज़हार पर हम बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि हम इस हालत को पहुंचे कैसे हैं, इसका हल क्या बचा है। मैं कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू को लेकर। देखिए, जो इस वक्त PIA की हालत है वो ये है कि जो तैयारा साज कंपनियां हैं, बोइंग और एयरबस, उनकी तरफ से पुर्जे फ्राहम करने से इनकार कर दिया गया है PIA को। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दिए गए हैं। 23 में से इस वक्त सिर्फ 16 तैयारे प्रवास कर रहे हैं, बाकी ग्राउंड कर दिए गए हैं। और अभी हुआ यह है कि दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर PIA के तैयारों को ईंधन फ्राहम करने से इनकार कर दिया गया कि भाई पहले पिछले पैसे अदा करो, फिर मजीद ईंधन मिलेगा। कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। फिर 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा गया है निगरान हुकूमत से। अगर निगरान हुकूमत ने फौरी तौर पर यह 23 अरब का बेल आउट पैकेज ना दिया तो खदशा है कि जल्द कौमी एयरलाइन बंद हो जाएगी। और इस वक्त भी डोमेस्टिक जो परवाज़ें हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हैं और कई परवाज़ें बंद कर दी गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल में हम निजकारी पे बात कर रहे हैं कि क्या निजकारी के अलावा भी कोई हल बचा है? कब तक इसका बोझ उठाएंगे? कब तक कौमी खजाने से इसका बोझ उठाया जाता रहेगा? और उसके बावजूद भी ये एयरलाइन चल नहीं पा रही, बल्कि एयरलाइन जो है उसके कर्जों में, वाजिबात में इजाफा ही होता जा रहा है। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो आप अपनी रोशनी डाल दीजिए कि ये हुआ क्या है हमारे कौमी इदारे के साथ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सियासतदान जो है उनके अपने बिजनेस हमेशा तरक्की करते हैं, उनके जाती ना उनकी एयरलाइन बैठती है, ना उनकी स्टील मिल बैठती है, ना उनके बाकी कारोबार बंद होते हैं। लेकिन ये सरकारी इदारे हमारे सियासी शख्सियत से नहीं चलते, हालांकि उनको इसी तरह के कारोबार करने का वसी तजर्बा होता है। ये क्या हुआ है PIA के साथ?
जी असद साहब, शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें हैरत की मुझे तो कम से कम कोई दूर दूर बात नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये तो एक दिन आना था और ये हम एक डिनाइल में आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं से कोई हल निकल आएगा। ये इसी तरह है जैसे हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कहते हैं कि कोई तो आकर हमें बेल आउट कर देगा। देखिए, ये हुआ बड़ा क्लियर है कि जो सरकारी इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसके अंदर सियासतदानों ने, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स ने, इनको कभी इस नजर से ही नहीं देखा कि ये इदारे सस्टेनेबल होने चाहिए या मुनाफा बख्श होने चाहिए या इवन सर्विस ओरिएंटेड होने चाहिए ताकि दुनिया से कंपीट कर सके। सिर्फ एक नजर से देखा है कि हमने इससे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कैसे लेने हैं, हमने यहां पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मेरिट के बगैर कैसे वहां पर फिट करना है, और इसको हमने बेसिकली यूज करना है कि अवाम के टैक्स से हम जितने लॉसेस हों उसको भर्ती किए जाए। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब इदारा किसी भी तरह से इस काबिल नहीं रह जाता कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई भी एक्सेप्ट करे। एंड ये एक क्लासिक केस स्टडी है पीआईए की, जिसमें हमने इतनी ज्यादा भर्तियां की हुई हैं, जो पर प्लेन रेशियो होती है स्टाफ की, वो किसी भी एवरेज अच्छी एयरलाइन से पीआईए की 3 से 4 गुना ज्यादा है। चले, अगर स्टाफ ज्यादा है तो स्टाफ की क्वालिटी पे तो कुछ आप करते, क्वालिटी ऑफ स्टाफ टोटली जो है इनकॉम्पिटेंट लोगों को सियासी बुनियादों पर भर्तियां, जी, सियासी पर, पेटनेज पर, रिश्तेदारी पर, ये खाली सियासतदानों ने नहीं की, ये ब्यूरोक्रेट्स ने भी की हैं, उनके क्रोनीज ने भी की हैं, फिर जिनके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग होती है वहां भी है। हर जगह से ये जैसा एक पोस्ट कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन का मॉडल है कि आप इससे खींचते जाएं लेकिन आप इस इदारे को स्ट्रेंथन ना करें। सर, जब भी अरुण साहब बात होती है प्राइवेटाइजेशन की, तो सबसे पहले तो इदारे के अंदर से लोग खड़े हो जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, ऑपरेशन बंद कर देते हैं, और हमारे यहाँ जनरली भी बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी कौमी इदारा भेज दिया। हालांकि जैसे स्टील मिल के बारे में भी कहा जाता है कि अगर कोई फ्री में भी लेता है तो इसको दे दो, इससे भी मुल्क को फ़ायदा ही होगा, वो अपनी माशी तरक्की, पाकिस्तान की माशी तरक्की में कोई ना कोई किरदार ही अदा करेगा। ये प्राइवेटाइजेशन को में आखिर हर्जी क्या है और इसको क्यों इतना बुरा माना जाता है, और क्या इसके अलावा कोई हल बचा है? देखिए, इसमें बड़ा हमें कुछ चीजें अपने माइंड में क्लियर करने की जरूरत है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक सॉल्यूशन है, दुनिया ने कई तरह के सॉल्यूशंस किए हैं। पहला असूली फैसला तो ये है कि आया हुकूमत को कमर्शियल इदारे चलाने चाहिए या नहीं। ठीक, हमें एक फैसला करना है कि हुकूमत का काम क्या है। अगर तो हुकूमत का काम कारोबार करना है, फिर तो हमें इनको बिल्कुल ना प्राइवेटाइज करना चाहिए ना कुछ और, इनको जब तक डूबते हैं जो चलते हैं चलने। लेकिन अब एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल कमर्शियल इदारों को चलाने में नाकाम हो गई है। अब सवाल ये है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हुकूमत नहीं अच्छी तरह चला पाते, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, तो इनको क्या चलाएंगे। अब प्राइवेटाइजेशन जो है दुनिया में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे इदारे एफिशिएंट हो जाएं या बहुत अच्छे हो जाएं। रिजल्ट्स असद साहब मिक्स्ड है, लेकिन इस वक्त जो तरीके होते हैं वो ये है कि आप इस इदारे को इमीडिएटली पहला फैसला करें कि अब से इसको हुकूमत नहीं चलाएगी। इसके बाद आप कोई दुनिया के अच्छे एविएशन के एक्सपर्ट्स को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के एक्सपर्ट्स को, जो दुनिया की ट्रैवल इंडस्ट्री को समझते हैं, उनसे कहें कि भाई अगले 3 से 6 माह में हमें आप 2-3 हल दीजिए। ये प्राइवेटाइजेशन कुड बी वन सॉल्यूशन। फॉर इंस्टेंस, ये पीआईए के अंदर हम किसी खित्ते की एयरलाइन का एक स्ट्रेटेजिक स्टेक लाके उसको हम मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे सकते हैं, स्टेट अपना 50% रख ले और बाकी उनको दे दे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट भी कर सकते हैं कि जी आपके जो लोन्स हैं और लॉसेस हैं उनके ऊपर हम एक बॉन्ड इशू कर देते हैं, लेकिन जो बाकी इदारा बचा है उसके एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए गिव इट टू द बेस्ट मैनेजर्स, जिसमें हम उनसे एक आउटकम अग्री कर लें। लेकिन ये सारी चीजें माइक्रो मैनेजमेंट की ना तो ब्यूरोक्रेसी को करनी है,
ना ही कैबिनेट या पार्लियामेंट या सियासतदान को करनी है। उन्होंने वन लाइन फैसला करना है कि आज से हमने पीआईए या और कुछ और इदारों को नहीं चलाना है। बेचना, कॉन्ट्रैक्ट आउट करना, प्रोफेशनलिज्म लाना, कॉर्पोरेटाइजेशन करना, उसके हिस्से करना, वो जो काम जिसको आता है उसको करने दीजिए और उनको आप टारगेट्स दीजिए। इस तरह ममालिक ने इसको डील किया है। मैंने पीआईए की जो रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान जब मैं ईसीसी में बैठता था हुकूमत में, मैंने 4-5 दफा देखे हैं। अब जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा था, आई वॉज वेरी क्लियर कि उससे आप सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे कि टैक्स पेयर का पैसा पकड़े और कुछ 6-8 माह और निकाल लीजिए। सो ये कोई हल नहीं होते और हमें इनसे निकल जाना चाहिए। बेचना है, बंद करना है, ठेके पे देना है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाना है, साइज छोटा करना है। लेट पीपल डू जिनको ये काम आता है। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन या कोई भी हल जिसकी तरफ हम बढ़े, लेकिन ये हल नहीं है कि हम 23 अरब रुपए इसमें डालें, फिर 28 अरब रुपए डालें और डालते चले जाएं और 2030 तक इसकी वाजिबात की जो रकम है वो 1980 अरब रुपए हो जाएं। तो और जो इस वक्त जो है वो 743 है और हर साल जो है वो ये इसमें इजाफा होता जा रहा है। यानी अगर हम उस पैटर्न को भी देखें ना, 2008 में कितने पैसे इसमें डालने पड़े पीआईए को, जो नुकसान हुआ 14 अरब रुपए, फिर 20 अरब हुए, फिर 26, फिर 33, फिर 32 और अभी रिसेंटली आखिरी 2022 में जो है वो 69 अरब रुपए का नुकसान है। तो ये हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देने की बजाय कोई और इनिशिएटिव लेना चाहिए, अरुण साहब? जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बेल आउट पैकेज अगर देना भी है तो ये उस इनिशिएटिव का हिस्सा होना चाहिए कि जी हम इसके, देखिए होता ये है कि इस वक्त ये सारे लॉसेस हुकूमत की गारंटी पे हो रहे हैं और इनको टैक्स पेयर का पैसे से, यहां जो गवर्नमेंट लोन लेती है उस पैसे से पे ऑफ किया जा रहा है। बेसिकली हम जो है एक रूलिंग एलीट के रिश्तेदारों को बहुत सालों से अपनी जेब से खिला रहे हैं। अब सवाल यह है कि उनको हम खिला तो रहे हैं, लेकिन वो एक अब इदारे को इस नहज पर ले आए हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं रहा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये इदारा अब अपने पैर पे इन हालात में खड़ा नहीं रह सकता। जब ये हालात आ गए हैं, देखिए प्राइवेटाइज करना इतने बड़े इदारे को विद यूनियंस, हर एक के रिश्तेदार, वेस्टेड इंटरेस्ट, इतना आसान नहीं होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट्स में धांधली है, ठेके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप एक्सपर्ट्स को दीजिए कि इसकी क्या स्टेजेस हो सकती हैं जिससे हुकूमत का जो ब्लीड कर रहा है पैसा वो रुक जाए और इसकी हम फिर कोई 5 साल की कोई प्लान कर लें, वो जो भी प्लान दे। लेकिन 2-3 चीजें ऐसे सब बहुत जरूरी हैं हमें समझनी। मेरी वरी ये है कि इन इदारों को अगर इसलिए बेचा जा रहा है कि जी ये हमारे लॉसेस कर रहे हैं, इनसे जान छुड़ाओ, फैमिली सिल्वर है, 4 शायद पैसे भी आ जाएं, तो ये एक थ्योरेटिकली और आइडियोलॉजिकली गलत बात है। देखिए हमारा काम ये नहीं है कि एसेट्स को बेच के हुकूमत को पैसे आएंगे तो हुकूमत कितने दिन उनको चला लेगी। इस वक्त आइडियोलॉजी के अंदर फैसला ये करना है कि आया हुकूमत ने कारोबार करना है या नहीं करना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हुकूमत को बहुत सी चीजें, दुनिया बदल गई है। 1977 में मार्गरेट थैचर ने यह फैसला यूके में किया था, रेगन ने यह फैसला अमेरिका में किया था। देखिए ये बड़ा फैसला है, ये नहीं है कि जी क्योंकि हम फंस गए हैं तो चले इससे जान छुड़ा लें। उसके तरीके और है। हुकूमत को अब इन कामों से निकल जाना चाहिए। दुनिया इस वक्त बिल्कुल बदल चुकी है। मार्केट्स हैव टेकन ओवर। ये पुराना एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज कंट्रोल का, और इसमें एक बड़ी मजबूत कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज उनके भले के लिए है। अभी तो पेंट है, एक पूरी सियासी जमात कहती है कि जी हम किसी चीज को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। सही है। अच्छा हारून साहब, इसमें मसला ये है कि जो हमारी सियासी जमातें होती हैं वो तो उनके लिए फैसला बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी एक सपोर्ट बेस मौजूद है शायद इदारों के अंदर और उन्होंने भर्ती किए हुए हैं लोगों को। और अब ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत में निजकारी के अब मिनिस्टर भी आ गए हैं हमारे पास। आपके ख्याल में ये फैसला निगरान हुकूमत को ले लेना चाहिए? देखिए ये मैं फिर वही बात कर रहा हूं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि इसको बेचने का फैसला हरिडली गालिबन नहीं करना चाहिए। कोई भी लेकिन
जी, लेकिन हुकूमत को इससे निकलने का फैसला चाहे निगरान ले कोई ले, के बिल्कुल सपोर्ट पे। गवर्नमेंट को ये इदारा नहीं चलाना चाहिए। आप इसको किसी एयरलाइन से बात कर लें, प्रोफेशनल से, कि आप टेक ओवर कर लें, उसकी लायबिलिटीज को, जो हमारे कर्जे हैं और लॉसेस हैं, उसको उससे निकाल के उसकी एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का तरीका है, उसको हम साइड पे रख लें। इनकी प्रॉपर्टीज 6-7 बार हैं, उनको रिस्ट्रक्चर करके उनसे डील करें। लेकिन जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी लानी है उसके लिए प्रोफेशनल को दे दें और साथ साथ इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भेजा जाए। ये जब हरिडली किया जाता है, ना तो एसेट प्राइसिंग ठीक हो पाती है, ना ही उसको सियासी तौर पे हम रिफॉर्म को हैंडल कर पाते हैं। मैंने दुनिया में ये देखा। सही है। अभी तो अरुण साहब सूरत हाल ये है कि इसके जो असासे हैं वो अगर सारे फरोख्त भी कर दिए जाएं तो जो इस वक्त मौजूदा पीआई का कर्जा है उसका 1/4 शायद या 1/5 जो है वो शायद उतर पाए। यानी इस जो कर्जों की जो मालियत है उसके असासों की मालियत से 5 गुना बढ़ चुकी है। तो ऐसे में बायर ढूंढना भी क्या आसान काम होगा? नहीं जी, नहीं, इस वक्त मैं यही बार बार कह रहा हूं कि ये काम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का है, एविएशन सेक्टर और ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट्स का है। लॉसेस का असद साहब एक तरीका है, देखें ना, लॉसेस ओनर के हैं ना। ओनर इस वक्त हुकूमत है। हुकूमत को लॉसेस अपनी बैलेंस शीट पे ले जाए, जो उनके लोकल कर्जे हैं बैंकों के, उसको आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। हुकूमत के पास बहुत से तरीके हैं, क्योंकि जो बंदा नया आएगा वो अपना एक लायबिलिटी क्यों उठाएगा, लेकिन उसके साथ ये गारंटी हो कि अब से आपने जो आगे चलाना है इसको मुनाफा बख्श से चलाना है और हम बैक सीट ले रहे हैं। सवाल ये है कि हुकूमत बैक सीट लेने पे तैयार नहीं है। बल्कि पीएमएलएन में एक बहुत सीनियर वजीर से जब मैं बात कर रहा था 4-5 साल पहले, उन्होंने कहा जी हम कैसे करें कि हमारे अपने जो सीनियर सियासतदान हैं, हर एक के 10-10 लोग पूरी, यही तो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अब पीआईए की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ और हकायक आपके सामने रखते हैं और फिर हल देखने की कोशिश करते हैं कि पीआईए का इन हालात में हल है क्या। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पीआईए की हालत ज़ार पे हम बात कर रहे हैं। 23 में से सिर्फ 16 तैयारे इसके परवाज कर रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स पर तैयारों को ईंधन नहीं दिया जा रहा, इसके मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली और मुलाजमीन की एक फ़ौज जफर मौज इस पर भर्ती हुई है। और इस वक्त जो कर्जे हैं हमने आपको बताया कि वो 743 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं, जो कि इसके असासों से 5 गुना ज़्यादा हो गए हैं। और अभी भी हुकूमत से 23 अरब रुपए से बेल आउट पैकेज मांगा जा रहा है और वो भी हल नहीं है। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूदा माहिर मुआशियात हैं और पीआईए के मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया। ये सर जो हालात हमारे सामने हैं इसकी रोशनी में ये पीआईए अब चलेगी कैसे? असद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं ये कहूँगा कि 2013 में मैंने एक किताब लिखी, बल्कि ये इससे पहले ही छप गई थी शायद, जो 212 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कवर करती है। ये किताब जो है इस वक्त हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई है फाइनेंस डिवीजन के, और फिर हम हर साल उसको अपग्रेड करते रहे। हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के पास मतलब 85 तो कमर्शियल एसओईज हैं, उसके 83 सब्सिडीज हैं, 44 नॉन कमर्शियल एसओईज हैं, फिर सेक्शन 42 की कंपनीज हैं, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एविएशन, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट्स, होलसेल, रिटेल एंड मार्केटिंग। ये है पाकिस्तान गवर्नमेंट का फुटप्रिंट। आज भी ये फुटप्रिंट इसी तरह मौजूद है इन सब सेक्टर्स में। सो यहाँ से तो गुफ्तगू का अंदाज करें तो हमें इस पूरे फुटप्रिंट को जाकर देखना है, और इसमें सबसे बड़ा जो एशलीज हील है वो एनर्जी सेक्टर और एविएशन और पीआईए जिसका आपने जिक्र किया। सो मैं पहले ब्रॉड से शुरू करता हूँ। देखिए, एक तो ओनरशिप मॉडल ही नहीं क्लियर है, फिर इतने बड़े फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेस हैं चीज़ों के जिसकी कोई हद नहीं है,
फिर डेटा अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम हुई, और जो प्राइवेटाइजेशन एफर्ट हुआ वो बहुत वीक था और वो कई दफा चला और फिर रुक गया। रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट हैज यील्डेड वेरी लिटिल रिजल्ट बिकॉज हम उसको कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, और ना ही कॉम्पिटेंट बोर्ड्स और ना ही कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट ला सके, और ना ही इजाज़त दे सके कि इनको कमर्शियल इदारों की तरह चलाएं। पावर सेक्टर क्रिटिकल है इस सारे एरिया में बिकॉज बहुत बड़ा लॉस कर रहा है। पीआईए क्रिटिकल है, 86 बिलियन रुपए का लॉस है पिछले साल का पीआईए का। रेगुलेटरी सेक्टर एक बहुत बड़ा इसमें भी इम्पेडिमेंट है बिकॉज जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो पीआईए के केस में हो, जो हमारे ओपन स्काई पॉलिसीज हैं, चाहे वो एनर्जी के सेक्टर में हो, अगेन ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अनटारगेटेड सब्सिडीज और कंटिन्यूस सपोर्ट एक बहुत बड़ा फिस्कल बोझ है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो एक बहुत बड़ा एजेंडा आपके सामने रख दिया है, तो बड़ी क्लियरली इन द शॉर्ट रन तो देखें, यू कीप पीआईए अफ्लोट बाय गिविंग अ सिग्नल टू द बैंक्स कि पीआईए में एक बहुत बड़ी गारंटी गवर्नमेंट की खड़ी है और जो भी जहाज़ों के इस वक्त पार्ट्स की ज़रूरत है, सो यू कीप देम अफ्लोट। फिर आप ये सोचिए कि इसके ऊपर एक लेजेंडरी लोन्स हैं, उसको आपको हटाना पड़ेगा। उसको आपको, हमने उस वक्त भी ये काम किया, फिर आगे नहीं चल सका, हमने एक कंपनी रजिस्टर की। असल भाई, एक दिन रात को बहुत लेट बैठकर मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई ऐसी सीपी में कि हम पीआईए के जो लेजेंड, जो पुराने लोन्स हैं, जो लेगेसी लोन्स जो कहलाते हैं, उनको मूव करेंगे। आज भी सिस्टमैटिकली उनको मूव करना पड़ेगा, और फिर आपको एक क्लीन पीआईए बनानी पड़ेगी जिसकी आप निजकारी की टीम लाइए वहां पे। एक और बात याद रखिए, ये टीम ना लाइए कि आप ये सोचिए कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। ये एफर्ट, आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ स्टीम विद दिस एफर्ट। आप एक टीम लाइए जो पीआईए की निजकारी कर सके। उसका मतलब है कि जो फाइनेंसिंग हुई है उसको बाइफरकेट करके क्लीन करना शुरू करे। पीआईए होल्डिंग्स एक कंपनी है, उसको क्लीन करे, जिसमें स्क्राइब और रूजवेल्ट होटल हैं, उसकी अलग वैल्यूएशन करे, और फिर देखे कि इन जो जहाज हैं जो इतने पुराने हैं, इनको पीआईए के रूट्स को, इनकी इनहेरेंट वैल्यू क्या है, ये सब काम अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट करे और पीआईए को तैयार करे फॉर प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की अब एक्टिव लिस्ट पे आ गई है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन शुड टेक होल्ड ऑफ ऑल दिस एंड मूव फॉरवर्ड ऑन पीआईए। आपने कहा कि पहले प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो बड़े वीक तरीके से चलाया गया, इससे क्या मुराद है? क्या उसमें खराबी थी? देखिए, अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो पहले तो आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को स्ट्रेंथन करने का आज से अमल शुरू करें ना। उसका मतलब है कि आपको एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम वहाँ लानी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन हेड से लेके प्राइवेटाइजेशन के नीचे तक आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, सेक्टर स्पेशलिस्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, और फिर प्राइवेटाइजेशन को रिंग फेंस करना पड़ेगा कि वो जो काम करने जा रहे हैं उनको हम, जो बाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको बेशक बीच में बिठाइए ताकि उनको आप एक तकवीयत दें कि वो ये काम करें और इन गुड फेथ करें। और आपको इसी तरह जो पूरा प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड है, मुझे मालूम है कि उसको अभी हमने थोड़ा अपडेट किया है, उसको बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स के साथ लाना पड़ेगा। जो विजन मैंने आपके सामने रखे हैं वो इस विजन को बड़ी क्लियरली समझते हो, वो ये भी समझते हो कि रीडिजाइन किस तरह करना है एनर्जी सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को, और फिर लो हैंगिंग फ्रूट क्या है। मेरा ख्याल है 24 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं हु आर ऑन दी एक्टिव लिस्ट इस वक्त, तो उनको कैसे लेके चलना है। अगर आरएलएनजी पावर प्लांट्स पे मूव करना है, नंदीपुर पे मूव करना है, तो ये सब चीजें जो हैं, अगर डिस्कोस को छोटा करना है, सो दे मस्ट बी वेरी विद द थिंग्स ऑन ऑल दिस, और इसको फिर आप आगे लेके चलें। एनएचए वगैरह का एक फर्क चीज है जिसको आप फर्क तरीके से लेंगे। उनके पास एक डेटा सेट बहुत जबरदस्त होना चाहिए ताकि उनके पास हर वक्त अपडेटेड डेटा हो। ये जो किताबें मैंने 3-4 लिखी बैठ के फाइनेंस में, ये मैंने इसीलिए लिखी कि हम डेटा तो पिकअप कर सकें। कोई ऐसा उनका मॉनिटरिंग सेल या फाइनेंशियल सेल होना चाहिए कि ये तो ऑनलाइन डेटा उनके पास सबका अवेलेबल हो ताकि वो उसका एनालिसिस कर रहे हो। और याद रखिए कि कोई भी इदारा जब प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर एक्टिवली आ जाता है, तो जब मैं कहता हूं कि ये वीक रहा, तो उसका मतलब है कि दे शुड टेक चार्ज ऑफ दैट अदारा। उनके पास तो इतनी अथॉरिटी है कि कोई भी चेंजेस ये अदारों में जब होते हैं तो दे हैव टू कंसल्ट बैक विद द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। तो ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है। फिर कुछ अदारे ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो इमीडिएटली नहीं जा सकते,
उनकी जो आप कहेंगे जिस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इस पे भी हमने बहुत काम किया। हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2013 लिखे, फिर उनको 2017 में अपग्रेड किया। आई वाज द एंकर इन डूइंग दिस वर्क आल्सो। जब हमने ये काम इसलिए किया कि हम जहां पे प्राइवेटाइजेशन में मूव नहीं कर सकते, तो इनको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर देयर रिपोर्टिंग चैनल्स, इनके बोर्ड का क्या रोल है, बोर्ड की इंडिपेंडेंस क्या है, कमिटीज की इंडिपेंडेंस क्या है, सीईओ की इंडिपेंडेंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे आते हैं, ये सब चीजें भी हमने उस किताबों में लिखी हुई हैं। फिर ऑब्वियसली जो हमारा कंपनीज ऑर्डिनेंस है, जो कंपनीज उनके अंडर चलती हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है कमर्शियल डिसीजंस की, और उनको कमर्शियली ये डिसीजंस लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर कोई काम करवाना है उनसे, तो दे मस्ट पे फॉर दैट वर्क, सब्सिडी मस्ट बी वेल पेड। रेगुलेटर को भी बेहतर होना है और मार्केट मेकिंग करनी है हर जगह पे। ये अगर पूरा इकोसिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, तो देन ओनली कैन यू मूव वेरी, जिसे कहेंगे बगैर हर्डल्स के, इन 212 अदारे और स्पेशली जो उसमें कमर्शियल अदारे हैं उनको ठीक करने के लिए आई थिंक एक ओवरऑल। डॉक्टर साहब, अगर हम सिर्फ पीआईए की बात करें, चलें आप तो बाकी इदारों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज चूंकि हम पीआईए पे बात कर रहे हैं, तो पीआईए के इस मसले के हल के लिए, अगर हम प्राइवेटाइजेशन के लिए जाते हैं, तो मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने अरसे में ये काम मुकम्मल हो सकता है? ये तो देखिए जी, जितनी जल्दी आप उसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज डेट तो आपको कहीं ना कहीं उसका हैंडल करना पड़ेगा। फिर आपको जो उसकी निजी कंपनीज हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, उनको हैंडल करना पड़ेगा। जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनको मेरा ख्याल है अलहदा करना पड़ेगा आपको, बिकॉज उनके अंदर 2 बड़े होटल चल रहे हैं। उनकी प्राइवेटाइजेशन या उनकी उनको डिसएम्बार्क करना एक तरह से इस सिस्टम से, वो एक अलहदा चीज़ होगा। फिर पीआईए के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो ऑब्वियसली शायद नया जो आने वाला ओनर है वो नहीं ले सकेगा। फिर ओपन स्काई पॉलिसीज़ जो हैं वो कहाँ पे हैं, हम उनको देखना पड़ेगा कि एविएशन की पॉलिसीज़ क्या हैं। जब आप इस सब चीज़ को पुट टुगेदर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना वक्त है ये सारा काम करने के लिए। और तब तक के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे अभी 23 अरब रुपए मांगा जा रहा है। देखिए, उनके तो बेसिक तरीके ये होते हैं कि हम गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसको खड़े करके कुछ लोनिंग करवा देते हैं, कुछ जो खर्चे हैं उनको डिफ़र कर देते हैं, कुछ जो इमीडिएट पेमेंट्स हैं उनको इंश्योर कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई बहुत बड़े रूट्स जो हैं इस वक्त उन पे लीकेजेस हैं, तो उनको फौरी तौर पे हमें संभालना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें भी साथ साथ हमें करना पड़ेंगी। सो इट्स अ हैवी एफर्ट जो हमें डालना पड़ेगा इस सारे काम में। पीआईए का जो अपना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो इस नज़र से ना हो कि हमने पीआईए को चलाना है, बल्कि इस नज़र से अब बिल्ड किया जाए कि हम इसको जो काम करेंगे वो इसलिए करेंगे कि वी वांट टू टेक इट फॉर प्राइवेटाइजेशन, वी वांट टू प्रिपेयर द एयरलाइन और द कंपनी फॉर प्राइवेटाइजेशन। और इस नज़र से उसकी जो इमीडिएट, मैं उसको बल्कि रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा कि उसमें जो चीज़ें सर्जरी करने के लिए हैं वो हमें करना पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, इदारे के अंदर से बड़ा रद्दअमल आता है, और फिर जो रद्दअमल लाने वाले लोग हैं, अगर वो सियासी तौर पर भर्ती हुए हैं और सियासी उनकी सपोर्ट हो तो वो भी साथ में मिल जाते हैं, तो एक हमेशा से काम मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इसको टेक्निकली कैसे मैनेज करना पड़ेगा, और कैसे उनको समझाना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को कि भाई अगर ये ना हुआ तो हाल फिर स्टील मिल जैसा होगा, फिर कोई भी नहीं बचेगा, इदारा नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पीआईए या कोई और इदारे को जब आप बेचने जाते हैं तो आप इंगेज करें इन सब लोगों के साथ। उनको इंगेज किए बगैर, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को इंगेज किए बगैर, वाइडर ऑडियंस को इंगेज किए बगैर। और उससे मेरा क्या मतलब है, बताइए उनको कि टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज किया। आज कंपनीज हैं, कंपेटिटिव मार्केट है, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं लाहौर, पेरिस कहीं भी बैठा हूं, आपसे कनेक्ट करके स्काइप पे ये काम कर सकता हूं आपके साथ। अगर आप बैंकों को भी अपने पास रखते तो सोचिए कितने बड़े लॉसेस होते। जस्ट सी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आया, मतलब HBL जो है आगा खान की होल्डिंग है, इंटरनेशनल होल्डिंग है, पाकिस्तान में एक बड़ा टैक्स पेयर बना है बैंकिंग सेक्टर। आप कह सकते हैं कि आइडियल शायद आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिला, पर वो तो हम बतदरीज बनाएंगे। पर आज आप इन 2 सेक्टर्स की मिसाल रखिए,
क्या नौकरियां इतने सारे चैनल्स आने से बढ़ी हैं या कम हुई हैं? क्या टेलीकॉम के प्लेयर से कंपेटिटिव बिहेवियर और नौकरियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं? क्या बैंकिंग सेक्टर के एक्सपेंशन से, और अब तो हम फिनटेक बैंक्स पे जाएंगे, उसके बाद आपने ये भी देखा कि इतने छोटे छोटे और जो स्मॉल बैंक्स हैं उन्होंने, कश्यप फाउंडेशन, इस तरह के बहुत से बैंक्स बने। सो नौकरियां तो एक्सपैंड होंगी। ये लोग अगर आज ये समझते हैं कि इन 24-23 जहाज़ों से एयरलाइन में कोई एक्सपेंशन आनी है, तो एयर इंडिया को जाके देखिए, जब प्राइवेटाइज हुई, टाटा ग्रुप के पास गई, 425 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर हुए हैं। तो क्या नौकरियां जो अभी 10, 15, 17 हज़ार के करीब हैं वो बढ़ के 30 हज़ार पे जा सकती हैं? 425 में से आधे बोइंग एयरक्राफ्ट हैं और आधे एयर बसेज हैं। सो वी हैव टू एडवोकेट। देखिए, गवर्नमेंट का काम, ये सारे काम तो करना है, पर सिग्नल करना, एडवोकेसी करना, ये सारा काम भी है। नेशन को प्रिपेयर करना, और जो लोग नहीं समझते उनको बैठकर समझाना है इन अच्छी मिसालों से जो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से या उसके मुस्तकबिल के हवाले से जो मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उस पर हमने बहुत तफसील से बात की है। हल कोई नहीं बचा है। हुकूमत को इसको जो चलाने का अमल है, हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी ये अपने कंधे से हटानी होगी और उसके लिए जो है वो एक बड़े इनिशिएटिव लेना होगा। और PIA एक ऐसा इदारा बनता जा रहा है कि ये पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगा खुदा न खास्ता, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट मईशत के ऊपर रोज़ बरोज़ डाल रहा है। तो इसका मुस्तकबिल सोचने की ज़रूरत है। आज के हमारे तमाम मेहमानों का यही नुक्ता नज़र था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।